हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लौटता हुआ मानसून का निवर्तन पढ़ा, देखा, समझा। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने लेके आए हैं भारत में चक्रवात। भारत में चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी संरचनाएं क्या होती हैं और भारत के मौसम पर चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ता है। सारी जानकारी, सारे क्वेश्चंस आज यहाँ पर हम लोग चक्रवात से रिलेटेड कंफर्म करने वाले हैं, है ना। बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मैप और इससे थोड़ा सा जो डायग्राम बनाया हूं उससे रूबरू कराना चाहूंगा, इसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। यह है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ये है आपका पूर्वी घाट, ये है आपका पश्चिमी घाट। ये जो दिख रहा है आपको, ये है चक्रवात की एक संरचना है। चक्रवात की एक संरचना है। अभी आप इसको इतना देख लीजिए बस कि चक्रवात की संरचना ये होती है। जब हम आपका विश्लेषण करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत के मौसम पर चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ता है। भारत के मौसम पर चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने हेडिंग डालेंगे। हेडिंग नहीं, पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में ही बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हुए पूर्वी घाट से टकराते हैं। परिणाम स्वरूप पूर्वी घाट में यह भारी बरसात करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिखना है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखेंगे 21 जून के बाद, 21 जून को क्या होता है, सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं, लंबवत चमकती हैं, ठीक है। 21 जून के बाद जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तथा 22 या 23 सितंबर को सूर्य की जब लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती हैं, तत्पश्चात जुलाई महीने से ही यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में स्थित ITCZ जुलाई के महीने से ही अपने आप को प्रायद्वीपीय भारत की ओर या विषुवत रेखा की ओर वो खिसकने लगता है और विषुवत रेखा की ओर धीरे धीरे अपने आप को खिसकना लगता, पास आने लगता है, ठीक है। और सितंबर माह के पहले सप्ताह तक आते आते ITCZ अपने आप को पूर्णतः भारतीय उपमहाद्वीपों को छोड़ देता है, भारतीय उपमहाद्वीपों को छोड़कर नीचे आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, इसके परिणाम स्वरूप ये जो प्रक्रिया हुई, ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण से अपने आप को धीरे धीरे भारत के महाद्वीपों से अलग हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित समुद्र, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इस दौरान इनका जल काफी गर्म हो जाता है, क्योंकि जलखंड स्थल खंड की अपेक्षा देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडा होते हैं। ये प्रक्रिया मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे होता है, ठीक है। तो जो पूर्व और पश्चिम में स्थित जो सागर है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो जल है, वह इस दौरान काफी गर्म हो जाता है, ठीक है, काफी गर्म हो जाता है। और बंगाल की खाड़ी का जो जल है, जो जल की ऊपरी सतह है, वह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को प्रदान करने की दशाएं प्राप्त कर लेती हैं, उनके अनुकूल दशाएं प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो बंगाल की खाड़ी का जल का ऊपरी सतह है वो चक्रवात पैदा करने की अनुकूल दशाएं प्राप्त कर लेती हैं उस दौरान। कब? सितंबर के प्रारंभिक सप्ताह की बात कर रहा हूं, सितंबर के प्रारंभिक सप्ताह की बात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्पन्न करने की अनुकूल दशाएं प्राप्त कर लेती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण करती हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण करता है। और पूर्वी जेट धारा द्वारा इन चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित किया जाता है। परिणाम स्वरूप ये चक्रवात भारत के पूर्वी घाट से टकराते हैं और उड़ीसा के उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी बरसात करते हैं। ठीक है, यहाँ से हुगली नदी के पास, ये बंगाल इधर से हो जाता है, यहाँ से हुगली नदी के पास से उत्तर भारत के मैदान में भी इस चक्रवात का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ तक दिल्ली तक तो नहीं जाता, अपन इलाहाबाद तक बोल सकते हैं, इलाहाबाद तक इसका काफ़ी प्रभाव रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे उष्णकटिबंधीय, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्पत्ति, विशेषता, संरचना लिखिए। आप हेडिंग डालेंगे चक्रवात की संरचना या चक्रवात का स्वरूप। उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में सर्वाधिक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह है केंद्र, इसको बोलते हैं चक्रवात का केंद्र या चक्रवात की आंख। जो चक्रवात का केंद्र होता है, केंद्र के पास, जो चक्रवात के केंद्र के पास निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तत्पश्चात इसके बाद केंद्र से बाहर की ओर जाने पर इन वायु दाबों में बढ़ोतरी होती है। मतलब इनके वायु दाबों में क्रमशः बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पर 920 मिलीबार वायु दाब की एसआई यूनिट होती है, मिलीबार, एयर प्रेशर की एसआई यूनिट मिलीबार। तो 920 मिलीबार चक्रवात के केंद्र का निम्न दाब होता है, वायु दाब होता है। इसके बाद क्रमशः बढ़ता जाता है, यहाँ पे 940, 960, 970 इस तरह से बढ़ता जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि चक्रवात उस निम्न दाब को भरने के लिए, उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए समुद्र की काफ़ी हवाएं उसकी ओर क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं, बहने लगती हैं। और ये हवाएं सीधे जाकर उस क्षेत्र में, मतलब ये चक्रवात का जो केंद्र है, चक्रवात के केंद्र की ओर हवाएं आकर्षित होंगी और वो हवाएं डायरेक्ट सीधे जाके चक्रवात के केंद्र की ओर नहीं आकर्षित होती हैं, बल्कि यह चक्र बना के जाती हैं, घूमते हुए जाती हैं, ऐसे घूमते हुए जाती हैं और वो निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए जाती हैं। ठीक है, तथा ये जो वायु जो है वो घूम के जाती है, जो घूमने का उनका सिस्टम है वो एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वो घूमती है। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, लेकिन हवाएं इस दिशा में आती हैं और इस दिशा में घूमते हुए निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने की कोशिश करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, जब ये हवाएं केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं, जब ये हवाएं चक्रवात के केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं, तो
एक निश्चित दूरी पर ये हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। एक निश्चित दूरी पर ये हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। जिस दूरी से वह ऊपर की ओर उठती हैं, उसको चक्रवात की आंख की दीवार कहते हैं। इसको चक्रवात की आंख की दीवार कहते हैं। एक निश्चित दूरी पर वायु आती है और टकरा के वो ऊपर की ओर उठने लगती है। जिससे वह टकराती है उसको हम बोलते हैं चक्रवात की आंख की दीवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे चक्रवात की जो आंख होती है, चक्रवात की ये आंख है। ठीक है, चक्रवात की जो ये आंख होती है ये बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। मतलब चक्रवात की आंख में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होता है, किसी प्रकार का तूफानी हलचल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि उसकी दीवार के पीछे काफी हड़कंप होता है। जब समुद्र से जो हवाएं आ रही हैं, चक्रवात की दीवार से टकराती हैं और टकराने के तत्पश्चात वो ऊपर की ओर उठती हैं। ऊपर के उठने के बाद यह कपासी बादल का निर्माण करती हैं। कपासी बादल मतलब काले काले बादलों का बिल्कुल निर्माण करती हैं और परिणाम स्वरूप तत्पश्चात ये यहाँ पर भारी बरसात करती है। ठीक है, फिर तत्पश्चात यहाँ पर भारी बरसात करती है। चक्रवात की जो आंख है, चक्रवात की आंख के ऊपर किसी भी प्रकार का, पहले से बता चुका हूँ, चक्रवात की आंख के ऊपर किसी भी प्रकार का तूफानी हलचल नहीं होता है। यही कारण है कि अगर चक्रवात की आंख में खड़ा व्यक्ति चक्रवात का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि चक्रवात गतिमान होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, तो उस आदमी का चक्रवात में पड़ना एक आम बात है कि वो पढ़ ही सकता है। लेकिन अगर चक्रवात स्थिर है तो उस आदमी को यह महसूस नहीं होगा कि वह चक्रवात के बीच में फंसा, क्योंकि चक्रवात की आंख में तूफानी हलचल बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे चक्रवात की आंख का व्यास, डायमीटर, चक्रवात की आंख का व्यास 25 से 30 किलोमीटर होता है। 25 से 30 किलोमीटर, जबकि चक्रवात का व्यास अगर बात करें तो यह 500 से 600 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, चक्रवात के आंख की या चक्रवात के केंद्र की बात करें, उसका डायमीटर की बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर, और पूरे चक्रवात की अगर बात करें तो वह 500 से 600 किलोमीटर तक होता है या हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चक्रवात बनने की परिस्थितियां। किन परिस्थितियों में चक्रवात बनते हैं या उत्पन्न होते हैं, तो उसमें हेडिंग डालेंगे चक्रवात बनने की परिस्थितियां। उसमें पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे समुद्र के जल का तापमान। पहला पॉइंट लिखेंगे समुद्र के जल का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अधिक होने पर ही समुद्र के जो ऊपरी जल सतह है वह उष्णीय चक्रवात बनाने की अनुकूल दशाएं प्राप्त करती है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है, समुद्र के जल का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो वह उस समय पर समुद्र का जल उष्णीय चक्रवात बनाने की अनुकूल दशाएं नहीं प्राप्त कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा
पूर्वी तट पर ही बनते हैं, हमेशा पूर्वी तट पर ही बनते हैं, पश्चिमी तट पर नहीं बनते, क्योंकि पश्चिमी तट में सागर की जलधाराएं बिल्कुल ठंडी होती हैं। पश्चिमी तट में सागर की जलधाराएं ठंडी होती हैं, इसलिए पश्चिमी तट में चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन पूर्वी घाट की अगर बात करें, पूर्वी तट की अगर बात करें, तो यहाँ पर जल की मात्रा, जल के तापमान की में वृद्धि होती है, गर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पर उष्णीय चक्रवात बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, कॉरियोलिस बल का मान 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर कभी भी चक्रवात नहीं बनेंगे। ठीक है, या तो 10 डिग्री उत्तरी या तो 10 डिग्री उत्तरी या 10 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ही चक्रवात बनते हैं। 0 डिग्री कॉरियोलिस बल पर चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कॉरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वहां चक्रवातों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि वहां का जल बिल्कुल ठंडा होता है, बिल्कुल ठंडा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालेंगे, उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत। उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत, जो ये चक्रवात हैं इनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है ना, ये हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, उष्ण चक्रवातों को ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। फिर से सुन लीजिए, पॉइंट लिखेंगे कि उष्णीय चक्रवातों के ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, अब गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती है, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, एक संघनन की गुप्त ऊष्मा। अब ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि जब समुद्र का जल काफी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाने के बाद उसमें वाष्पीकरण होता है, मतलब इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। तत्पश्चात वो जलवाष्प बनकर वायुमंडल में जाते हैं और वायुमंडल का ऊपरी सतह मतलब क्षोभ मंडल के ऊपरी का सतह ठंडा होता है। तो वह जलवाष्प जब क्षोभ मंडल को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तो वह ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के पश्चात वह जल बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। वह जलवाष्प जल बूंदों में परिवर्तित होता है। तो जलवाष्प को जल बूंदों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को भी संघनन कहते हैं। जलवाष्प को जल बूंदों में परिवर्तित होना ही संघनन कहलाता है, या वायुमंडल में मिलना ही संघनन कहलाता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि अभी हम लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, है ना। सैनिटाइजर जो हाथ में लगते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे ही सैनिटाइजर आप लगाएंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा, और ठंडा महसूस होने के बाद कुछ ही टाइम में वो सैनिटाइजर क्या होता है, उड़ जाता है। वो सैनिटाइजर क्या करता है, आपके शरीर की गुप्त ऊष्मा को चुरा लेता है और वायुमंडल में उड़ जाता है। आपके शरीर से ऊष्मा लेता है, वो गुप्त ऊष्मा होती है और वो वायुमंडल में उड़ जाता है। ये आप एक एग्जाम्पल था स्प्रिट सैनिटाइजर जो भी है। तो अब बात आती है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और संघनन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, क्या होता है फिर से देख लीजिए। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा समुद्र की सतह से जब इवोपरेशन होता है, समुद्र की सतह से इवोपरेशन होता है मतलब वाष्पीकरण होता है, तो वो जल वाष्प जो जल का है, जल से हीट लेता है, गुप्त ऊष्मा लेता है और वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। फिर वही जल वाष्प जब वायुमंडल की ऊपरी सतह में क्षोभ मंडल के ऊपर पहुंचता है, तो क्षोभ मंडल के आसपास की एरिया ठंडी होती है।
तो वही जलवाष्प जल बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए, यह होता है इस तरह से उष्णीय चक्रवातों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं चक्रवातों की मृत्यु या चक्रवातों का नष्ट होना। चक्रवात कैसे नष्ट होते हैं, कैसे खत्म होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे चक्रवातों की मृत्यु। ठीक, पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, जब चक्रवात के केंद्र या चक्रवात की आंख को संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाती है या संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं मिल पाती है तो चक्रवात की मृत्यु हो जाती है या चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इसी में एक छोटा सा पॉइंट डाल लीजिए कि चक्रवात को समाप्त होने की प्रमुख दो परिस्थितियां बनती हैं। ऐसा लिखेंगे, चक्रवात को समाप्त होने के लिए प्रमुख दो परिस्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, उसमें से लिखेंगे पहला नंबर, जब चक्रवात उत्पन्न होने के पश्चात, बनने के पश्चात वह ठंडी एरिया में, मतलब ठंडक एरिया में जब पहुंच जाते हैं तो उनको संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाती है। उनको संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाती है और चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। पहला रीजन यह था। दूसरा रीजन लिखेंगे, दूसरा कारण क्या है, जब चक्रवात बनने के पश्चात भ्रमण करते हुए स्थल खंड में पहुंच जाते हैं या स्थल खंड में प्रवेश कर जाते हैं तो उनको संघनन की गुप्त ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिसके कारण चक्रवात की मृत्यु हो जाती है और वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चक्रवातों में बरसात। चक्रवात जो होते हैं वो बरसात किस किस एरिया में ज़्यादा करते हैं, है ना, ये बात। तो हम लोग बात करते हैं चक्रवातों द्वारा बरसात कहाँ पे ज़्यादा होती है और कैसे होती है। तो ये पॉइंट डाल के लिखेंगे, चक्रवातों के द्वारा सर्वाधिक बरसात चक्रवात की दीवारों के सहारे होते हैं। चक्रवात की दीवार है, इसके सहारे होते हैं। अब क्या होता है कि जब निम्न दाब के क्षेत्र को, चक्रवात के निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए जब ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज में चक्र के रूप में घूमते हुए उसको भरने की कोशिश करती हैं तो यह चक्रवात की आंख के दीवार से टकराती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं। ऊपर के उठने के पश्चात वो काली कपासी बादल का निर्माण करती हैं और उन बादलों के द्वारा उनकी दीवार के सहारे काफ़ी बरसात प्राप्त होती है। जबकि अगर मैं चक्रवात के केंद्र या चक्रवात की आंख की बात करूं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की तूफानी हलचल नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज चक्रवात पढ़ा, चक्रवात के बारे में डिस्कस किया, विश्लेषण किया और समझा, है ना। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।